या क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। हम लोग दिन में दो तीन बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, लेकिन श्वास लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो ये वायु कहाँ से मिल रही है हमें? ये वायुमंडल से मिल रही है। इसलिए हमें वायुमंडल का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल का ज़्यादातर विस्तार है, यानी 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, उसके बाद में बहुत कम है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% द्रव्यमान उपस्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। आपने कभी भी यदि क्षितिज पौने चलती है या गति करती है, हवा चलती है, तो कभी आपने देखा है कि वायु में किसी प्रकार का रंग होता है? किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता। इसलिए वायु रंगहीन होती है और इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती, इसलिए ये गंधहीन होती है। जब ये पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस करते हैं। आप यदि खुले मैदान में या अपनी छत पे और खड़े रहते हैं तो जब क्या करती है, क्षैतिज रूप में गति करती है पवन, तो वो हमें फील होती है कि हवा चल रही है, पवनें चल रही है, वायु चल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसे महसूस करते हैं। ये देखो, ये आपको किस कलर में दिखा रखा है? यानी ये कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन है और ये गंधहीन है। कौन? वायु। वायुमंडल का संगठन यानी मेन हमारा जो पार्ट है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन, इसके अंदर गैसें, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी हम जितना भी हमारे जहाँ तक हमारी नजरें जाती है ऊपर की ओर वायुमंडल की तरफ, तो ये पूरा का पूरा इसमें गैस है, जलवाष्प है और धूल के कण पाए जाते हैं। देखो, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार से बदलता है। ऊपरी परतों में यदि हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो धरातल पे सबसे पहले हमारी जो वायुमंडल की परत होती है उसे हम सौभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर चलते हैं तो उसे समताप मंडल कहते हैं। फिर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो उसे मध्य मंडल कहते हैं और फिर उसके ऊपर की ओर चलते हैं तो उसे हम आयन मंडल या आयनोस्फीयर लेयर कहते हैं। यह कह रहा है कि ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार से बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारी गैसें हैं वो नीचे पाई जाती है और जो हल्की गैसें हैं, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये हल्की गैसें हैं, यह ऊपर पाई जाती है। मगर ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। उसके बाद में इसका प्रतिशत क्या रह जाता है? नगण्य रह जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। देखो इस डायग्राम के, इसमें क्या क्या बताया, यानी इसमें गैसें पाई जाती है। ये हमारा जो वायुमंडल है इसके अंदर गैस, जलवाष्प इवापोरेशन पाया जाएगा यानी जलवाष्प पाया जाएगा और इसके अंदर डस्ट, धूल के कण पाए जाएंगे। किसके अंदर? वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों के, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? और कई बार तो यह प्रतिशत कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यानी CO2 कितनी पाई जाती है। देखो सबसे अधिक मैंने बताया नाइट्रोजन,
78.08%, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितनी? 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी? 20.95% क्या पाई जाएगी? ऑक्सीजन। उसके बाद में ऑर्गन गैस पाई जाएगी कितनी? 0.93%। कितनी प्रतिशत? 0.93%। किसकी मात्रा? ऑर्गन की मात्रा। उसके बाद में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ध्यान रखना, आप ध्यान लगा के सुनिए। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 0.03%। ध्यान रखना, आप सिर्फ एक ही जीरो है। कई बार बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, एक है या दो है। तो कितने जीरो है पॉइंट के बाद में? सिर्फ एक जीरो है, यानी 0.03%। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। फिर है नियोन 0.0018%। फिर है हीलियम 0.0005%, यानी 3 जीरो किसके? हीलियम के। फिर है ओजोन के 4 जीरो, हाइड्रोजन के भी 4 जीरो, मगर 4 जीरो के बाद में 5। ये देखो हाइड्रोजन के 1 2 3 4 जीरो के बाद में 5। फिर इसके बाद में नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, कुछ हल्की गैसें हैं वो पाई जाती है, यानी ये मुख्य गैस है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कौन सी? ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन 4 गैसों को तो आपको याद रखना जरूरी है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें और कितने कितने प्रतिशत। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका प्रतिशत भी आपको याद रखना जरूरी है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस प्रकार से ये गैसें पाई जाती है। पहली देखते हैं गैसों में। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गैस है। किसकी दृष्टि से? मौसम विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। इस सेंटेंस से आपको कुछ समझ में आया कि सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी है। कैसे? ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है, यानी हमारी सभी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से, सूर्य तप से प्राप्त होती है। और ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल में ये कौन सी गैस है विद्यमान? ये कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। यह कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है तो जब सूर्य से क्या आएगी? तरंगे आएगी। किस रूप में? लघु तरंगों के रूप में आएगी। ये जब लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्रकाश की तरंगे आएगी तो ये तरंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होके गुजर जाएगी। यानी कहने का मतलब इसके लिए ये क्या है? ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। और यही जो किरणें कहाँ पे पूछ रही है? ये यहाँ पे धरातल पे पूछ रही है। जब ये धरातल पे पूछने के बाद में धरातल को गर्म कर देती है तो उसके बाद में यही किरणें वापस क्या करती है? वायुमंडल की ओर वापस जाती है। जब ये यहाँ से वापस जाएगी किसके रूप में? दीर्घ तरंगों के रूप में। और आ किस में रही है? लघु तरंगों के रूप में। यानी दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाएगी, लघु तरंगों के रूप में आती है। जब दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है तो इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अब जब ये पार्थिव विकिरण के द्वारा जब वापस जा रही है तो ये इसके लिए अपारदर्शी है।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से होकर ये तरंगे वापस नहीं जा पाती, यानी इसी से टकरा कर ये यहाँ पे रह जाती है, यानी वायुमंडल में ही रह जाती है। जब यहाँ पे रहेगी तो ये क्या करेगी, तापमान में बढ़ोतरी कर देगी। देखो क्या है, अपारदर्शी किसके लिए, पार्थिव विकिरण के लिए। तो आपको लघु तरंग, दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण समझ में आ गया, और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है और किस प्रकार से पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है, इसका कंसेप्ट भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा इसके कुछ वाहक को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, वापस इसको रिफ्लेक्ट कर लेती है और कुछ वाहक को अपने पास सोख लेती है और फिर वायुमंडल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, और जिससे क्या इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा कितनी थी, 0.03%। किसके लिए उत्तरदायी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। किसमें, CO2 में। दूसरी गैसें तो क्या है, स्थिर है, नाइट्रोजन जितनी है उतनी है, ऑक्सीजन जितनी है उतनी है, ऑर्गन जितनी है उतनी है, मगर जो जीवाश्म ईंधन है, हमारी फैक्ट्रीज है, हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारे कल कारखाने हैं, और जो हमारे मोटर व्हीकल्स है, जो इनसे धुआं निकल रही है, और वो धुआं और प्रदूषण निकल के कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। जब वो वायुमंडल में जा रहा है तो किसकी वृद्धि कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। वायुमंडल का जो अनुपात है उसमें किसके द्वारा, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के द्वारा, यानी विद्युत के द्वारा, इसमें ये देखो एग्रीकल्चर के प्रदूषण के द्वारा, कॉमर्शियल के द्वारा, रेजिडेंशियल के द्वारा, इंडस्ट्रियल के द्वारा और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा, परिवहन, यानी जो परिवहन करने वाले साधन है, उन साधनों से जो गैसें निकलती है, जो धुआं निकलती है, उस धुएं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर उद्योग धंधों से, यानी जो जहरीली धुआं निकलती है, उसमें पार्टिकल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। इस प्रकार से यानी दूसरी गैसों का तो आयतन स्थिर है, मगर जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को या जलाए जाने के कारण CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, जो हमारे लिए क्या है, घातक है और हानिकारक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका प्रतिशत दिखाया गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। जब ये क्या हो रही है, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हो रही है, और पार्थिव विकिरण से जो किरणें आ रही है उनके कुछ अंश को सोख रही है। जब उनके कुछ अंश को सोख रही है तो वहाँ पे जो वायुमंडल में यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यानी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जो हमारा पृथ्वी का औसत तापमान 15% माना जाता है, उस औसत तापमान में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वो वृद्धि किस कारण हो रही है, वो वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जहरीली गैसों के कारण हो रही है। और यही जहरीले गैसें वायुमंडल में फैल के क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म दे रही है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इन्हीं जहरीली गैसों के कारण। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी गैस, ओजोन। ये आपको ओजोन दिखाई दे, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत की या ओजोन गैस की ऊंचाई कहाँ तक है, तो 10 से 50 किलोमीटर तक, यानी अंतिम रूप से कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करती है,
तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित करके उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। इस गैस का देखो, ये है हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य। इस सूर्य से क्या निकल रही है, सूर्य की तरंगे निकल रही है चारों तरफ से। जब ये तरंगे क्या हो रही है, ओजोन मंडल को पार करती है, यानी यहाँ पे आपका सौर मंडल है, यहाँ समता मंडल है, इसी समता मंडल के पास में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, जब ये सूर्य की तरंगे आती है, कौन सी, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए क्या होती है, घातक होती है, कैंसर को उत्पन्न करती है। यानी जब ये पराबैंगनी किरणें घातक होती है तो उनको कौन सी परत रोकती है, ओजोन परत रोकती है। यानी ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। मगर दूसरी तरफ जो जहरीली गैसें हैं, अभी हमने देखी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, परफ्लोरा कार्बन है, वो जहरीली गैसें क्या कर रही है, जो ये ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रही है, ख़त्म कर रही है। और इस ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है तो यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो निकल कर आ रही है, जिससे हमारे ऊपर घातक प्रभाव पड़ रहा है। यानी ये इन मोबाइल के द्वारा, ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा, इनके द्वारा क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। और ये CO2 जाके ओजोन परत को क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है। इसका पता 1985 के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक फार्मन वैज्ञानिक ने पता लगाया कि ओजोन परत है हमारी, वो क्या हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। इसलिए हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, दूसरी जहरीली गैसों को भी कम करना चाहिए। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, जलवाष्प। जैसे क्या है, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगी, तापमान में कमी होगी, और तापमान में कमी होगी तो वो जलवाष्प क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, उनमें संघनित हो जाएंगे, संघनित होकर किस में बदल जाएंगे, बादलों के रूप में बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वह जलवाष्प वायुमंडल में ऐसी परिवर्तनीय गैस है, चेंजेबल गैस है, जो ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। देखो, वाटर वेपर, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जल। वाटर वेपर इज द सोर्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। किसका सोर्स है, वाटर वेपर, यानी जो क्या हो रहा है, वर्षण हो रहा है, उसका सोर्स है कौन, जलवाष्प। जलवाष्प कैसे बनेंगे, जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पूरा का पूरा जल है, महासागर है, यहाँ से ये ऊपर उठा, ऊपर उठ के इसका क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो जब हमने पढ़ा कि ऊंचाई पे जाने पे तापक्रम में क्या होगी, कमी होगी, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी होगी। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तापमान में कमी होगी, तो ये जो वाष्पीकरण है, ये वाष्पीकरण में कमी होने से किस में बदल जाएगा, जल में, जलवाष्प में बदल जाएगा। और जलवाष्प फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा तो किसका रूप ले लेगा, क्लाउड्स का रूप ले लेगा, बादलों का रूप ले लेगा। देखो, क्लाउड, बादल, फॉग, कोहरा, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, इनके रूप में ले लेता है और अपने वापस धरातल पे आता है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में हवा के आयतन का 4% होती है, किनमें, गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय भागों में, जबकि ध्रुवीय भागों में इसकी मात्रा 1% से भी कम होती है, क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत कम होता है। ठंडे, जबकि ध्रुव, ठंडे तथा रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन का क्या होता है, 1% होता है। विषुवत से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये हमारा क्या है,
विषुवत है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से हम किधर जाएंगे? इस भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, इधर उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, तो ये हमारा वाटर वेपर है, जलवाष्प है। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? कम होगी इसकी मात्रा। किसकी? जलवाष्प की मात्रा। ये सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं। कौन? जलवाष्प। यानी यह देखो, ये क्या है आपका? ये सूर्य है। इस सूर्य से ये तरंगे निकल रही है। ये तरंगे कहाँ पे आ रही है? वायुमंडल में आ रही है। और ये वायुमंडल में आ रही है तो वायुमंडल में क्या विद्यमान है? जलवाष्प है। तो ये जलवाष्प इसकी कुछ तरंगों का तापमान को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। इस प्रकार यह क्या करता है? कंबल की तरह कार्य करता है। कौन? जलवाष्प क्या करता है? कंबल की तरह कार्य, तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देता और न ही इसको अधिक ठंडी होने देता। किसका कार्य कर रहा है? कंबल का। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी अपना योगदान देता है। आगे चलते हैं। धूल कण, पार्टिकल्स, डस्ट। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है, यानी वो लटकते रहते हैं वायुमंडल के अंदर और गति करते रहते हैं। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। क्या? ये धूल कण। यानी वायुमंडल में धूल कण कहाँ से आए? यानी धूल कण या तो कोई उल्का पिंड टकरा गया उसके आ गए, या समुद्री नमक से आ गए, या महीन मिट्टी से आ गए, या धुएं की कालिमा से आ गए, या ज्वालामुखी राख से आ गए। ये सभी के सब क्या है? धूल कण है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन हुआ यानी ज्वालामुखी उद्गार हुआ। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या निकला? धूल निकली। ये देखो, एस, धूल। राख के कण निकले, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, SO2 निकला। ये पूरे के पूरे पार्टिकल कहाँ हो गए? वायुमंडल में फैल गए। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद रहते हैं। कौन से भाग में मिलेंगे आपको अधिकतर धूल कण? यानी निचले भाग में, यानी धरातल के पास वाली लेयर्स के अंदर ही। लेकिन कहीं कहीं जब संवहनीय प्रक्रिया होती है तो संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। ये देखो, एरोसोल यहाँ लटके हुए हैं। ये धूल कण है, ये ऑर्गेनिक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑर्गेनिक है, ये सी साल्ट है, समुद्री नमक है। यानी पूरे के पूरे पार्टिकल्स, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक्रीजिंग सोलर रेडिएशन, इनके द्वारा। मगर कभी कभी क्या होती है? संवहनी क्रिया के द्वारा ये कुछ ऊंचाई तक चले जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। कौन से प्रदेशों में? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। यानी ये 23.5 से 66.5 और इस भाग में रहता है सबसे ज़्यादा। जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में या अधिक मात्रा में होते हैं। यानी ये विषुवतीय भाग और ये ध्रुवीय भाग, इनकी तुलना में यह यहाँ पे अधिक मात्रा में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। कौन कौन? धूल और नमक के कण किसकी तरह? आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। यानी जो धूल कण है और जो जलवाष्प है किसके रूप में कार्य कर रहे हैं? आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में। इनके चारों तरफ क्या हो जाता है? जलवाष्प का जमाव हो जाता है। और जलवाष्प का जब जमाव हो जाता है तो ये किसका रूप ले लेते हैं? ये बादलों का या मेघों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखो, ये है क्या है आपका? जलवाष्प है, इवापोरेशन है। इस जलवाष्प में यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जिसके चारों तरफ
और जलवाष्प संघनित हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर ये जलवाष्प ऊपर उठेगा तो यहाँ पे है इसका कंडेंसेशन हो रहा है, यानी संघनित हो रहे हैं। और जब ये संघनित हो रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं? बादलों का निर्माण करें। और यहाँ पे कुछ धूल कण है तो उनके चारों तरफ भी क्या हो जाता है? जलवाष्प इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद में वो संघनित की क्रिया के द्वारा किस में बदल जाते हैं? बादलों के निर्माण हो जाता है। और बादलों के द्वारा फिर वापस क्या हो जाती है? रेन हो जाती है, इस प्रकार से। तो बच्चों आपने इसमें क्या देखा कि वायुमंडल का संगठन, यानी हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिए। पार्ट 1 में हमने देखा कि जो वायुमंडल का संगठन है, उस संगठन में हमने वायु के बारे में पढ़ा कि हम वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम यदि खाना खाते हो तो उसमें हमें कुछ अंतराल चाहिए, पानी पीते हो तो उसमें हमें कुछ अंतराल चाहिए, मगर वायु हम हर सेकंड में लेते हैं। इसके संगठन में हमने विभिन्न गैसों का अनुपात देखा, नाइट्रोजन का देखा, ऑक्सीजन का देखा, आर्गन का देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, नियोन का देखा, क्रिप्टोन का देखा, जिनोन का देखा, हाइड्रोजन का देखा, हीलियम के बारे में पढ़ा। इसके बाद में वायुमंडल किनसे बना हुआ है? गैस से, जलवाष्प और धूल कणों से बना हुआ है। गैसों के बारे में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जाना, कहाँ से निकलती है, क्यों उत्सर्जित होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देती है। ओजोन के बारे में देखा, जो ओजोन के बारे में चर्चा की, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकती है, फिर भी इसका नुकसान हो रहा है किनके द्वारा? जहरीले गैसों के द्वारा। फिर हमने वाटर वेपर पे चर्चा की। फिर हमने जलवाष्प और धूल कणों को आर्द्रताग्रही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार से चर्चा की। फिर ये जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में निर्माण करते हैं। तो बच्चों हमने पार्ट 1 में वायुमंडल के संगठन के बारे में एक एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए, व्याख्या करते हुए समझने की कोशिश की है, और मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप इसे समझने की कोशिश करिए। पार्ट 2 में हम वायुमंडल की संरचना के अंदर हमारी जो पृथ्वी धरातल से लेके ऊपर तक, जिसमें सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल की सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक एक मंडल की उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हर वीडियो को अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से सुनिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।